गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज हम जेसीईआरटी विज्ञान के पाठ पुस्तक के पाठ 3 के अंतर्गत सूक्ष्म जीव के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ में आज की क्लास में हम 5 बिंदुओं को देखेंगे। पहला है कि सूक्ष्म जीव क्या है या सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इन 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या है। बच्चों, हम अपने चारों ओर बहुत तरह के जीव जंतुओं को देखते हैं। एक छोटी सी चींटी से लेकर हम विशालकाय हाथी को देखते हैं, तो वायु में उड़ने वाले पक्षी से लेकर जल में रहने वाले मछलियों को देखते हैं, और जल में ही विशालकाय व्हेल को भी हम देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। ये जीव इतने छोटे हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है। इन्हीं जीवों को जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते और जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है, इन्हीं जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। बच्चों, जब हमारे घरों में ब्रेड कुछ दिन के पुराने हो जाते हैं, 2 या 3 दिन के हो जाते हैं, या उनमें नमी की मात्रा चली जाती है, तो हम देखते हैं कि उन ब्रेड पर काले काले धब्बे लग जाते हैं। इन धब्बों को अगर हम आवर्धक लेंस की सहायता से देखें तो इनमें रुई की जैसी संरचना दिखाई देगी। रुई की जैसी इस तरह की संरचना दिखाई देगी। यह क्या है? यह राइजोपस या ब्रेड मोल्ड है, जो कि एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। अब हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो सूक्ष्म जीव को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ और शैवाल। ये जीवाणु को भी आकार के आधार पर पुनः 4 वर्गों में बांटा गया है। कुछ जीवाणु गोलाकार होते हैं जिन्हें हम फोकस कहते हैं। कुछ जीवाणु दंडाकार, बेलनाकार या छड़ के आकार के होते हैं, इन्हें हम दंडाणु या बेसिलस जीवाणु कहते हैं। कुछ जीवाणु सर्पिल आकार के होते हैं जिन्हें हम स्पाइरलम कहते हैं, और कुछ जीवाणु कॉमा के आकार के होते हैं जिन्हें हम विब्रियो कहते हैं। ये 4 वर्गों के अलावा एक और वर्ग है सूक्ष्म जीव का, जिन्हें हम विषाणु कहते हैं। ये जीवाणु से भी काफी छोटे होते हैं। ये जब स्वतंत्र रूप में होते हैं तो बिल्कुल निर्जीव के जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी सजीव के शरीर के संपर्क में आते हैं वैसे ये सजीव के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए विषाणुओं को हम निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जीवाणु की अगर हम बात करें तो जीवाणु का व्यास 1 मिलीमीटर के लगभग 1000वें भाग के बराबर होता है, अतः यह भी काफी सूक्ष्म जीव है। अब हम यह देखेंगे कि यह जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये जीवाणु हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, वायु में, जल में, हर तरह की सतहों में, यानी यहाँ तक कि सजीवों के शरीर में, शरीर के बाहर और शरीर के अंदर, हर एक तरह की चरम जलवायु परिस्थिति में, बर्फीले शीत से लेकर मरुस्थल में होने वाले काफी गर्म जगहों तक भी ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये आसानी से समाप्त नहीं होते। अब हम यह देखेंगे कि सूक्ष्म जीव को हमारा मित्र कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है। तो सूक्ष्म जीवों को मित्र कहने के पीछे इसकी कई सारी उपयोगिता है। सूक्ष्म जीव की हमारे लिए क्या क्या उपयोगिताएं हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो सूक्ष्म जीव की पहली उपयोगिता हमारे लिए है खाद्य पदार्थ बनाने में। हम देखते हैं कि हमारे घरों में यदि दही जमाया जाता है तो उसमें थोड़ी सी गर्म दूध में पुरानी दही को डाला जाता है। दही में वास्तव में एक प्रकार का जीवाणु होता है जिसे हम लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। यह जीवाणु जब दूध में जाता है तो काफी तेजी से वृद्धि करता है और दूध को वह दही में बदल देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि दही के बनाने में सूक्ष्म जीव यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्रेड बनाने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। ब्रेड बनाने के क्रम में गर्म पानी में ईस्ट और चीनी को मिलाया जाता है। गर्म पानी, ईस्ट और चीनी के मिश्रण से मैदे को गूंथा जाता है।
और इस गूथे हुए मैदे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि इस गूथे हुए मैदे का आयतन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इसमें जो यीस्ट मिलाया गया था, ये यीस्ट मैदे में काफी तेजी से वृद्धि करता है और शोषण के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैदे में जमा रहता है और इसी के कारण मैदे का आयतन बढ़ जाता है। फिर इस गूथे हुए मैदे को जब भट्टी में बेक किया जाता है तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रह गया था वह बाहर निकलता है और बाहर निकलने के क्रम में ब्रेड को यह छिद्रयुक्त या स्पंजी बना देता है। इसी कारण से हम ब्रेड को देखते हैं कि उसमें कई सारे छोटे छोटे या बड़े बड़े छिद्र दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि दही बनाने में या ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। इसके अलावा केक बनाने में, जिलेबी बनाने में, भटूरा बनाने में, कई सारे खाद्य पदार्थों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। दूसरा है वाणिज्यिक उपयोग। तो सूक्ष्म जीवों का काफी अधिक पैमाने पर अल्कोहल, शराब या एसिटिक अम्ल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। शराब या अल्कोहल बनाने के क्रम में कुछ अन्न जैसे कि जौ, चावल, गेहूं या फलों के रस में जो प्राकृतिक शर्करा होती है उसमें यीस्ट को मिलाया जाता है और इसके कारण यह प्राकृतिक शर्करा जो है वह अल्कोहल में बदल जाता है। तो यीस्ट की प्रक्रिया के द्वारा चीनी को अल्कोहल में बदलने की क्रिया को हम किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले सन 1857 ईस्वी में लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। अब हम तीसरा उपयोग देखेंगे औषधि निर्माण में। सूक्ष्म जीवों का खास करके जीवाणु और कवक का बहुत बड़े पैमाने पर औषधि निर्माण में उपयोग किया जाता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार पड़ने पर तो डॉक्टर हमें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की गोलियां देते हैं। वास्तव में ये प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक प्रकार का रसायन है जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ हमें औषधि या एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक लेने में हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना हमें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसका एक निश्चित कोर्स होता है। अगर हमने कोर्स को पूरा नहीं किया, दवा हमने कम ली तो हम पुनः बीमार पड़ सकते हैं और दूसरी बात यह प्रतिजैविक हमारे काम नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर हम प्रतिजैविक का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे उपयोगी जीवाणु भी हैं, वह नष्ट हो सकते हैं। इसलिए प्रतिजैविक का उपयोग हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए। बहुत सारे प्रतिजैविक हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन जिसका कि हम लोग उपयोग करते हैं। इसके अलावा औषधि निर्माण के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का उपयोग टीकाकरण में भी किया जाता है। टीकाकरण क्या है? हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को या शिशुओं को टीका लगाया जाता है जो एक निश्चित समय पर लगाया जाता है। वास्तव में यह जो टीका है यह मृत सूक्ष्मजीव या कमजोर सूक्ष्मजीव का एक रूप होता है और यह हमारे शरीर के अंदर मरे हुए अवस्था में या कमजोर अवस्था में हमारे शरीर के अंदर इन सूक्ष्मजीवों को प्रवेश कराया जाता है। ये सूक्ष्मजीव जब कमजोर अवस्था में या मृत अवस्था में हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर यह प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। यह प्रतिरक्षी हमें उस खास जीवाणु से होने वाले या उस खास सूक्ष्म जीव से होने वाले बीमारी से हमें बचाता है। क्योंकि दूसरी बार जब हमें उस सूक्ष्म जीव का संक्रमण होता है तो हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को यह अच्छी तरह से पता होता है कि पहली बार इन्होंने उस बीमारी का या उस सूक्ष्म जीव का सामना किस प्रकार से किया था। यहाँ हम अगर एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक की बात करें तो विश्व का सबसे पहला एंटीबायोटिक या सबसे पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन था जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाया गया था और इसे बनाने वाले सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने सन 1928 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। सन 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन के निर्माण के बाद इसके लगभग 14 वर्षों बाद मतलब 1942 में सबसे पहले किसी रोगी व्यक्ति पर इसका प्रयोग किया गया और इसी कार्य के लिए सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब हम देखेंगे कृषि कार्य में सूक्ष्मजीव का उपयोग। तो बहुत सारे सूक्ष्मजीव जैसे कि नीले हरे शैवाल और राइजोबियम जीवाणु ये वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर इसे भूमि में अवशोषित करते हैं और इस तरह से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सूक्ष्मजीव का उपयोग जैविक खाद या जैविक कीटनाशी बनाने में भी किया जाता है।
खाद से तो आप भलीभांति परिचित होंगे। पीड़कनाशी क्या होता है? तो पीड़कनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिनका उपयोग फसल को नष्ट करने वाले कीटों को मारने के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण में सूक्ष्म जीवों का भूमिका। तो सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मरे हुए पौधे या मरे हुए जीवों को सरल पदार्थों में अपघटित करते हैं और पर्यावरण को एक बार फिर से स्वच्छ बनाते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान। सूक्ष्म जीव औद्योगिक अपशिष्ट जो कि काफी विषैले पदार्थ होते हैं, इनके निपटान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थों का विघटन। उसके बाद जैव तकनीक। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका उपयोग जैव बायोडीजल, बायोगैस या बायो ईंधन बनाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हमने सूक्ष्म जीवों की इतनी सारी उपयोगिता देखी और इसी कारण सूक्ष्म जीवों को हमारा मित्र भी कहा जाता है। अब हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हमने कृषि कार्य के अंतर्गत भी बात किया था। तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। वायुमंडल में यह लगभग 78% मौजूद है। इसका उपयोग भी, नाइट्रोजन का उपयोग सभी सजीवों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाइट्रोजन के उपयोग से प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन और परमाणु बनाए जाते हैं। लेकिन वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन रहने के बाद भी पौधे या जंतु प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग पौधे सिर्फ नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में कर पाते हैं, जबकि मिट्टी में इनकी मात्रा सीमित है। तो फिर ये नाइट्रेट या अमोनिया पौधे में या जंतुओं में किस प्रकार आता है? तो हम जानते हैं कि जितने भी दलहनी फसल हैं, जैसे चने की फसल, मटर की फसल, मूंग की फसल, इन्हें लेग्यूम पौधा भी कहा जाता है। इनकी जड़ों में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है और उन ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। ये जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर मिट्टी में अवशोषित करते हैं और फिर इस नाइट्रोजन का उपयोग पौधे कर पाते हैं, जिसको कि बाद में पौधों के द्वारा जंतु भी उपयोग में लाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को राइजोबियम जीवाणु द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में अवशोषित करने की प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो इस तरह से हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीवाणु की भूमिका को हमने देखा। अब अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु भी हैं, तो कैसे हैं, और नाइट्रोजन चक्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।